अंकिता और निशिता दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल में बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ रहती थी। दोनों के बीच बहनों जैसा अपनापन और गहरा स्नेह था। जो भी उन्हें साथ देखता यही कहता कि इतनी मिलनसार और समझदार बहुएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती। परंतु उनकी सास कमला देवी स्वभाव से अत्यंत कठोर और अत्यधिक हिसाबी स्त्री थी। घर परिवार का हर छोटा बड़ा काम उन्हीं की आज्ञा से होता था। रसोई के लिए भी वे सामान नाप तोल कर देती थी, जिससे घर के सभी लोग बहुत परेशान रहते। खाने में इतना कम बनता कि किसी का भी पेट पूरा नहीं भर पाता था और इस कारण दोनों बहुएं अक्सर भूखी ही सो जाती थी। एक दिन जब अंकिता और निशिता बाजार गईं, उनकी नजर एक बोरे पर पड़ी जहां मुल्तानी मिट्टी बिक रही थी। उस मिट्टी की मीठी ताजी खुशबू ने दोनों का मन मोह लिया। कैसी अच्छी महक आ रही है, थोड़ा ले लें क्या? दोनों मुस्कुराई और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी खरीदकर घर ले आईं। घर पहुंचते ही दोनों ने एक एक टुकड़ा चुपके से मुंह में डाल लिया और बस उस मिट्टी का स्वाद, उसकी महक सब उन्हें इतना भा गया कि उन्हें लगा जैसे सारी थकान और भूख एक ही पल में गायब हो गई हो। उस दिन से दोनों ने छिप छिप कर मुल्तानी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि उन्हें अब भूख बहुत कम लगती थी और घर का कम खाना भी उन्हें उतना नहीं सताता था। कुछ ही दिनों में यह उनकी आदत बन गई। एक दिन कमला देवी ने देख लिया कि दोनों बहुएं कोने में खड़ी कुछ छिपा रही हैं। उन्होंने शक भरी आवाज में पूछा, अरे तुम दोनों क्या कर रही हो ऐसे छुप छुप कर? दोनों घबरा गईं। अंकिता ने डरते हुए झूठ बोल दिया, कुछ नहीं माँ जी, हमारे पास खाने को है ही क्या, हम क्या खाएंगे? सास चली गई, पर उनके मन में संदेह घर कर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, निश्चित ही कुछ खा रही थीं, मुझसे क्यों छिपा रही हैं? आज तो इन्हें सिर्फ एक एक रोटी ही दूंगी। रात को जब खाना मिला, दोनों को सच में मात्र एक एक रोटी दी गई। पर वह रोटी खाने के बाद वे अपने कमरे में जाकर फिर मुल्तानी मिट्टी खाने लगी। अब यह रोज का नियम बन गया था। दिन बीतते गए, दोनों अब लगभग घर का भोजन छोड़कर सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ही खाने लगी। फिर एक दिन कमला देवी ने उन्हें मुल्तानी मिट्टी खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वह चिल्लाई, अरे तुम दोनों मुल्तानी मिट्टी खा रही हो, किसने दिया पैसा? किस पैसे से यह मिट्टी खरीदती हो? दोनों घबरा गईं। अंकिता ने कांपते हुए पर गुस्से से भरी आवाज में कहा, माँ जी, आपको हर समय बस पैसा ही दिखाई देता है, पर यह क्यों नहीं दिखता कि हम भूख से मजबूर होकर यह मिट्टी खा रहे हैं? आप हमें पेट भर भोजन भी नहीं देती, इसलिए हमने घर का भोजन छोड़ दिया है और ये मिट्टी आपके या आपके पुत्रों के पैसों से नहीं लाई गई, हम अपने एक मित्र से मंगा कर लाते हैं। सास एक पल को चुप रह गई और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। रात को दोनों फिर भोजन बनाकर कमरे में आईं और वही मिट्टी खाने लगी। अंकिता परेशान होकर बोली, अब क्या होगा? मैंने कह दिया कि हम अपने पैसों से मिट्टी खरीदते हैं, अब माँ जी हिसाब रख लेंगी। अगले दिन अंकिता ने देखा कि मुल्तानी मिट्टी खत्म हो गई है। निशिता के पास भी कुछ नहीं बचा था। दोनों बेचैन हो गईं। आखिरकार वे सास के पास गईं और बहाना बनाकर पैसे ले आई। बाहर जाकर फिर से ढेर सारी मुल्तानी मिट्टी खरीद ली। घर आकर दोनों बैठी और इतना खा लिया कि पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई। अब 2 दिन तक मिट्टी न मिल पाने से उनकी हालत बिगड़ने लगी। भोजन से पेट नहीं भरता था और मिट्टी की लत उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। मजबूरी में अंकिता सास के पास पहुंची। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है, कुछ पैसे चाहिए। सास गुस्से से बोली, 2 दिन पहले ही पैसे दिए थे, तब क्या लेकर आई थीं? अब फिर पैसे नहीं मिलेंगे। अंकिता का धैर्य टूट गया। वह रोते चिल्लाते बोली, माँ जी, कल दिए पैसे से ही सब्जी और चावल लाए थे। आप हमारे पतियों की पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती हैं
ऊपर से हमें इतना कम राशन देती हैं कि पेट भी नहीं भरता। हमारी तबीयत तक बिगड़ रही है। कब तक यह चलेगा? सास आग अब बूला हो गई। अगर तुम्हें इतना ही कम खाना मिलता है तो अपने मायके चली जाओ। मुझे और मेरे बेटों को कोई परेशानी नहीं है। अंकिता का दिल टूट गया। वह चुपचाप निशिता के पास गई और बोली, निशिता, मैं मायके जा रही हूँ, तुम भी चलो। निशिता ने बिना हिचकिचाहट उसका साथ दिया। दोनों मायके गईं, माँ से पैसे लिए और फिर ढेर सारी मुल्तानी मिट्टी खरीदकर वही खाने लगी। पर अगले ही दिन दोनों के पतियों को इसकी खबर लगी और वे उन्हें लेने मायके पहुंच गए। प्यार से समझाकर दोनों को वापस घर ले आए। घर पहुंचकर अंकिता ने सारी सच्चाई अपने पति को बता दी। पति यह सुनकर क्रोधित हो गया। वह तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, गए माँ, यदि आप इसी तरह कंजूसी करेंगी तो कैसे घर चलेगा? भूख से मजबूर होकर अंकिता और निशिता मिट्टी खाने लगीं। उनकी तबीयत बिगड़ जाती तो? मैं और भाई इतना परिश्रम किस लिए करते हैं? ताकि घर में सब अच्छे से खाएं पिएं। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। कमला देवी को जैसे होश आ गया। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। आज से न हिसाब न कंजूसी। मैं अपनी दोनों बहुओं से भी क्षमा मांगती हूँ। उस दिन से घर में भरपूर भोजन बनने लगा। अंकिता और निशिता ने भी धीरे धीरे मुल्तानी मिट्टी की आदत पर नियंत्रण पा लिया। अब वे केवल कभी कभार थोड़ा सा ही खाती थी, अन्यथा नहीं। नियमित भोजन करने लगी और घर में फिर से हंसी खुशी का वातावरण लौट आया। और दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई इतना कंजूस हो या कोई मुल्तानी मिट्टी, सफेद चाक, नकुमट मिट्टी आदि खाता हो तो उसे समझाइए कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाएं ताकि अगली नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। एक समय की बात है। गांव के एक छोटे से घर में बुजुर्ग माता पिता और उनका बेटा शिवराम रहते थे। शिवराम की शादी हाल ही में हुई थी और उसकी पत्नी का नाम पुष्पा था। पुष्पा बहुत ही साधारण, शांत और समझदार लड़की थी। उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह घर परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती थी। गांव में बहुत कम लोग ऐसे थे जो पुष्पा की सादगी और मेहनत को समझते थे। उसे अक्सर पुराने रीति रिवाजों और घरेलू कामों में व्यस्त देखा जाता था। शिवराम के घर में सब्जियां बनाने का तरीका कुछ अलग था। रोज सुबह माँ बाप को उबली हुई सब्जियां और दाल परोसी जाती थी। यह एक खास परंपरा थी जो उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। परिवार के बुजुर्ग मानते थे कि उबली हुई सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। हालांकि गांव के दूसरे परिवारों में यह परंपरा नहीं थी, लेकिन शिवराम के घर में यह अनिवार्य था। पहले दिन जब पुष्पा ने घर में सब्जियां पकाई तो उसकी कोशिश यह थी कि वह परिवार के सभी सदस्य को खुश कर सके। उसने सब्जियां उबालने के बाद उन पर हल्का सा नमक और मसाले डालने का भी प्रयास किया, लेकिन सब्जियां बिना किसी विशेष स्वाद के बनी थीं। शिवराम की माँ, जो बहुत सख्त और परंपरावादी महिला थी, उसने गहरी नजर से देखा और बोली, पुष्पा बेटा, ये सब्जियां कुछ सही नहीं लगीं। तुम्हें इन्हें बिना ज्यादा मसाले के उबालने का तरीका अच्छे से सीखना होगा। पुष्पा थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने बिना किसी विरोध के सिर झुका लिया। वह जानती थी कि उसे परिवार की परंपराओं का पालन करना जरूरी था, और अगर उसे सच्चे मन से घरवालों का विश्वास जीतना था तो उसे ये सब्जियां सही तरीके से बनानी आनी चाहिए। पुष्पा ने तय किया कि वह इस परंपरा को लेकर कुछ नया करेगी। उसने सुबह जल्दी उठकर सब्जियां उबालने की शुरुआत की, पर इस बार उसने ध्यान दिया कि प्रत्येक सब्जी को उबालते समय उसे किस तरीके से पकाया जाए ताकि उसका स्वाद न खोए। उसने हल्के से मसाले और जड़ी बूटियां भी डाली ताकि खाने में थोड़ा सा स्वाद आए, लेकिन साथ ही सब्जियां अपनी प्राकृतिक स्थिति में बनी रहें।
जब उसने सब्जियां परोसी तो शिवराम की माँ ने मुस्कुराई और पुष्पा से कहा, क्या बात है, ये तो पहले से बेहतर है। बिल्कुल ठीक किया तुमने बेटा। इस बार तुम्हारे हाथ में कोई खास बात है? एक दिन शिवराम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पुष्पा, तुमने सब्जियां में कोई खास बदलाव किया है? कुछ तो अलग सा है। नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दिया है। उबली हुई सब्जियां कभी भी स्वाद से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन जब हम उन्हें सही तरीके से पकाते हैं तो उनका हर टुकड़ा अपने आप में एक खास अनुभव बन जाता है। शिवराम को उसका यह जवाब बहुत अच्छा लगा और वह उसे समझने लगा। धीरे धीरे घरवालों ने भी महसूस किया कि उबली हुई सब्जियां सिर्फ सेहत के लिए नहीं, बल्कि स्वाद और खुशी के लिए भी आवश्यक हो सकती हैं। पुष्पा की यात्रा केवल सब्जियां बनाने तक ही सीमित नहीं रही। उसका जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ था। वह दिन रात घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने ससुराल वालों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करती रही। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। सब लोग बड़े जोश के साथ तैयार हो रहे थे, लेकिन पुष्पा के सामने एक समस्या थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार वह कुछ खास बनाएगी, कुछ ऐसा जो परिवार और गांव वालों को बहुत पसंद आए। उसने सोचा, इस बार मैं कुछ अलग करूंगी। वह कुछ खास व्यंजन तैयार करने में जुट गई और साथ ही उबली हुई सब्जियां भी बनाएगी। लेकिन इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने ताजे मसाले और सब्जियां मिलाकर उबली सब्जियों का मिश्रण तैयार किया, जिसमें थोड़ा खट्टापन और हल्के मसाले का स्वाद था। यह स्वाद पहले से बिल्कुल अलग था। जब पुष्पा ने उन सब्जियों को परोसा तो गांव वाले और घर वाले सब चौंक पड़े। सब ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे बधाई दी। शिवराम की माँ ने तो उसे कहा, बिल्कुल सही किया तुमने। ये सब्जियां अब सच में दिल से बनाई हैं। धीरे धीरे पुष्पा का नाम गांव में फैलने लगा। लोग उसकी उबली हुई सब्जियां खाने के लिए आने लगे। न केवल गांव वाले, बल्कि दूर दराज से भी लोग उसे अपनी खास रेसिपी सीखने के लिए बुलाने लगे। वह अब केवल एक बहू नहीं, बल्कि गांव में एक सम्मानित महिला बन चुकी थी।